हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग 12th फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है दिष्टकारी रेक्टिफायर, इसका अध्ययन करेंगे। तो ये क्लास 12 फिजिक्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है दिष्टकारी क्या है, अर्ध तरंग दिष्टकारी एवं पूर्ण तरंग दिष्टकारी के उपयोग का वर्णन कीजिए। तो आज के क्लास में हम लोग अर्ध तरंग दिष्टकारी यानी हाफ वेव रेक्टिफायर का अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दिष्टकारी क्या है, अर्ध तरंग दिष्टकारी के उपयोग का वर्णन जो है निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए। तो ये बिंदु आपका होगा दिष्टकारी का परिभाषा, इसका विद्युत परिपथ, इसकी कार्यविधि, इनपुट एवं आउटपुट वोल्टेज के मध्य ग्राफ, इसकी दक्षता। तो आज के क्लास में हम लोग देख लेंगे पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी यानी हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में उपयोग। तो डियर स्टूडेंट, देखिए आपको बोर्ड में दिख रहा होगा टॉपिक आज का पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग। तो यहां पर हम लोग पिछले क्लास में पीएन संधि डायोड पढ़ चुके हैं। पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक दोनों को एक विशेष प्रकार की विधि से डोपिंग द्वारा एक डिवाइस तैयार किया जाता है, डायोड तैयार किया जाता है, उसको पीएन संधि डायोड कहते हैं। उसके बाद देखिए अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग। तो पॉइंट हिसाब से क्वेश्चन आएगा, जैसे एक नंबर का आएगा दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर क्या है। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस उपकरण होता है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज या धारा को अर्थात एसी वोल्टेज या करंट को डीसी वोल्टेज यानी दिष्ट धारा या वोल्टेज में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस उपकरण को दिष्टकारी या रेक्टिफायर कहते हैं और यह प्रक्रिया जो है वह दिष्टीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एक नंबर का लिखना है दिष्टकारी एक ऐसा डिवाइस या उपकरण है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टेज या धारा को डीसी यानी दिष्ट वोल्टेज या धारा या करंट में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह आपका एक नंबर का हो गया। उसके बाद इसकी इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत परिपथ देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एक नंबर का और क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिष्टकारी जो होता है वह किस सिद्धांत पे काम करता है। तो दिष्टकारी जो होता है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंतर्गत अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखें कि दिष्टकारी क्या होता है, जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दिष्ट वोल्टेज में बदलता है। और अपने को पता है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान ज्यादा होता है और दिष्ट वोल्टेज का मान कम होता है, यानी यहां पर वोल्टेज को घटाने का काम करता है। तो एक ऐसा उपकरण हमारे पास उपलब्ध है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का काम करता है, और वो होता है ट्रांसफार्मर, जो दो प्रकार का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है वोल्टेज को बढ़ाता है, और अपचाई यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है वोल्टेज को घटाता है। क्योंकि दिष्टकारी क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है और डीसी वोल्टेज का मान कम होता है, अर्थात हाई वोल्टेज जो होता है एसी उसको लो वोल्टेज डीसी में बदलना है, यानी वोल्टेज को क्या करना है, अपने को घटाना है। इसलिए यहां पर हम लोग स्टेप डाउन यानी अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे। क्लियर। और ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें दो प्रकार का कुंडलिक होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है जी, प्राइमरी कुंडली और सेकेंडरी कुंडली। तो अपचाई यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के केस में प्राइमरी कुंडली जो होता है उसमें फेरों की संख्या ज्यादा लेते हैं और सेकेंडरी कुंडली जो होता है उसमें फेरों की संख्या कम लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है दिष्टकारी में स्टेप डाउन यानी अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए विद्युत परिपथ में देखिए हम लोग जो है दो अलग अलग कुंडली लेते हैं। ये आपका प्राथमिक कुंडली है, प्राइमरी कुंडली, और ये सेकेंडरी कुंडली है। तो देखिए चूंकि यहाँ पर अपचाई ट्रांसफार्मर लेते हैं, वोल्टेज को घटाना रहता है, अतः प्राइमरी कुंडली जो रहते हैं उसमें कॉपर वायर जो रहता है बैंडिंग वो पतला लेते हैं और फेरों की संख्या ज्यादा लेते हैं, और सेकेंडरी कुंडली जो रहता है मोटा तार का प्रयोग करते हैं और फेरों की संख्या कम रहता है। इस प्रकार से यह अपचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, अब चूंकि क्या करना है, अपने को एसी को डीसी में बदलना है, अतः इनपुट के रूप में हम लोग एसी वोल्टेज लेते हैं जी, जिसका मान
दिशा जो है और विभवांतर का मान चेंज होता रहता है। क्लियर यहाँ तक? तो इनपुट के रूप में हम लोग एसी वोल्टेज लेंगे, यह प्राइमरी कुंडली हो गया, उसी के बगल में अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पे काम करता है। अतः यहां पर एक और कुंडली लेते हैं जिसमें फेरों की संख्या कम रहेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और इस प्रकार से सेकेंडरी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में एक पीएन संधि डायोड, ठीक है जी, पीएन संधि डायोड को जोड़ देते हैं और उसी के साथ सीरीज में जो है आउटपुट के रूप में एक लोड प्रतिरोध RL को जोड़ देते हैं। यहां से हमको रिजल्ट के रूप में डीसी वोल्टेज प्राप्त होगा। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको एक विद्युत परिपथ तैयार कर लेना है। यह भी आपका 1 नंबर का एग्जाम में देगा। अब इसके बाद 2 नंबर का दे सकता है कार्य विधि यानी वर्किंग मेथड। तो ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट कि अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं कार्य विधि के रूप में। तो यहाँ पर कार्य विधि जो है मैं आप लोगों को समझाता जाऊंगा, आप एग्जाम में आंसर शीट में उसको लिखते जाना है, और साथ ही साथ इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज, इनपुट हम लोग क्या देंगे एसी वोल्टेज, आउटपुट के रूप में हमको क्या मिलेगा डीसी वोल्टेज मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पर एक ऐसा उपकरण जो आपके घरों में उपलब्ध रहता है जो दृष्टकारी यानी दृष्टिकरण के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, और वो होता है आपका मोबाइल का चार्जर। इमेजिन कीजिए मोबाइल का चार्जर जो रहता है उसको मोबाइल चार्जिंग करते समय क्या करते हैं, जो आपके घरों में इलेक्ट्रिक बोर्ड रहता है उसमें हम लोग एसी वोल्टेज इनपुट के रूप में देखते हैं, तो चार्जर के बाहर जो आउटपुट के रूप में वायर निकला रहता है जी, उस वायर जो है उससे हमको डीसी वोल्टेज प्राप्त होते हैं, जिसको हम लोग मोबाइल जो रहता है उसके अंदर डाल के उससे हमको मोबाइल के बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है? तो आपका चार्जर जो होता है मोबाइल का वो दृष्टकारी का एक अच्छा उदाहरण होता है। क्लियर? तो अब देखिए हम लोग कार्य विधि भी समझते जाएंगे, और साथ ही साथ हम लोग इनपुट वोल्टेज जो एसी देंगे और आउटपुट के रूप में अपने को क्या प्राप्त होगा डीसी, उसको भी साथ साथ हम लोग देखते जाएंगे। ये आपका क्या होगा 1 नंबर का, ये भी दे सकता है एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट, जैसे हम लोग एसी वोल्टेज इनपुट के रूप में देते हैं जी, तो प्रथम में अपने को क्या मिलेगा धनात्मक अर्धचक्र प्राप्त होता है। तो देखिए हमको इनपुट वोल्टेज जो एसी रहता है वो स्ट्रिंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ता है, अर्थात उसकी दिशा और परिमाण जो है वह लगातार चेंज होता रहता है। तो इनपुट के रूप में हम लोग धनात्मक अर्धचक्र दे रहे हैं। क्लियर? तो जब इनपुट के रूप में धनात्मक अर्धचक्र देते हैं ये प्राइमरी कुंडली में, तो अन्योन्य प्रयोग के सिद्धांत के अनुसार से द्वितीय कुंडली में भी हमको प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित हो जाता है। जैसे द्वितीय कुंडली में अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पे प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित होता है, इसके 2 सिरे हैं ए और बी। तो सिरा ए जो है वह सिरे बी के सापेक्ष धनात्मक विभव पर हो जाता है प्रारंभिक स्थिति में जब धनात्मक अर्धचक्र लेते हैं। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, द्वितीय कुंडली का सिरा ए सिरे बी के सापेक्ष धनात्मक विभव पर होना है, इसको आपको कार्य विधि में लिखना है। जब ये धनात्मक सिरा जो है पीएन संधि डायोड के पी अर्धचालक के संपर्क में आता है, तो हम लोग पीएन संधि डायोड का विद्युत परिपथ के रूप में किस प्रकार से उपयोग लाते हैं ये देख चुके हैं। जब पीएन संधि डायोड बैटरी के धन सिरे के संपर्क में होता है उसको अग्रवायस कहा जाता है। ठीक है जी? अग्रवायस में क्या होता है, आउटपुट के रूप में हमको विद्युत चालन संभव होता है, यानी आउटपुट के रूप में हमको वोल्टेज या धारा प्राप्त होता है। तो यहां पर देखिए इनपुट के धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा ए सिरे बी के सापेक्ष धनात्मक विभव पर है, और यह पीएन संधि डायोड के पी अर्धचालक के संपर्क में है, अर्थात अग्रवायस में है। और अग्रवायस में देखते हैं कि उनको बाह्य परिपथ में जो है यानी लोड प्रतिरोध में धारा यानी आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोग निवेशी में क्या लेंगे धनात्मक अर्धचक्र, तो आउटपुट में हम चूंकि अग्रवायस में है तो हमको वोल्टेज या धारा प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आउटपुट में अपने को डायोड डी के माध्यम से वोल्टेज या धारा प्राप्त होगा। अब अगला देखते हैं, जब निवेशी का ऋणात्मक अर्धचक्र लेते हैं, जब ये नीचे की ओर जाएगा गर्त के रूप में, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इस प्रकार से जब निवेशी जो है वह ऋणात्मक अर्धचक्र में रहता है तो अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत के द्वितीय कुंडली में भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित हो जाता है, और इस समय इसकी ध्रुवता बदल जाएगा, अर्थात यहाँ पे देखिए बी जो है वह ए के सापेक्ष धनात्मक विभव पर और ए जो है वह बी के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर हो जाएगा। और इस कंडीशन में देखिए पीएन संधि डायोड जो है उसका पी अर्धचालक इसके ऋण सिरे के संपर्क में है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं
कि जब पी एन संधि डायोड का पी सिरा जो है वह बैटरी के ऋण सिरे के संपर्क में होता है उसको पश्च बायस यानी उत्क्रम बायस कहते हैं, रिवर्स बायस कहते हैं। और इस कंडीशन में आउटपुट में अपने को कोई भी वोल्टेज या धारा की प्राप्ति नहीं होती है। तो चूंकि यहाँ पर देखिए पश्च बायस में है, अतः इस कंडीशन में आउटपुट में अपने को वोल्टेज या धारा प्राप्त नहीं होगा। तो निवेशी के ऋणात्मक अर्ध चक्र में आउटपुट में अपने को कोई भी धारा प्राप्त नहीं होता है। इसको सीधा ले लेना है इस प्रकार से। इस प्रकार से यह क्रिया लगातार चलता रहेगा। फिर अगले अर्ध चक्र में जब निवेशी का धनात्मक अर्ध चक्र लेते हैं, ठीक उसी समय क्या होता है देखिए, यहां पर प्रारंभिक कुंडली में धनात्मक अर्ध चक्र देंगे तो अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत के आधार पर द्वितीयक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित हो जाएगा और उस समय पुनः इसकी ध्रुवता बदल जाती है। अर्थात यहाँ पर द्वितीयक कुंडली जो है उसका सिरा ए सिरे बी के सापेक्ष क्या हो जाएगा, धनात्मक विभव पर हो जाएगा। और उस कंडीशन में फिर से देखिए पीएन संधि डायोड का पी अर्धचालक जो है वह इसके धनात्मक सिरे के संपर्क में है, ठीक है। और धनात्मक सिरे के संपर्क में होता है तो उस समय जो है क्या होगा, यह अग्रपायस में हो जाएगा और अग्रपायस में होता है तो पुनः आउटपुट में अपने को क्या मिलेगा, आउटपुट में अपने को करंट फ्लो होगा, वोल्टेज के रूप में प्राप्त होगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट जो है इसका मान एक बार अधिकतम एक बार न्यूनतम हो रहा है तो डीसी भी हमको बदलता हुआ प्रतीत होता है जी। अर्थात डीसी हमको एक साथ आउटपुट के रूप में प्राप्त नहीं होगा, उसका मान भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। अतः हमको स्थिर डीसी वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा बल्कि स्पंद मान के रूप में प्राप्त होती है। इसको भी आप लिख सकते हैं कार्यविधि में। इसी प्रकार से पुनः जब हम लोग इनपुट के रूप में एसी के रूप में ऋणात्मक अर्ध चक्र लेते हैं प्रारंभिक कुंडली में, तो सेकेंडरी कुंडली में क्या होगा, अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत के अनुसार प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित हो जाएगा और उस समय द्वितीय कुंडली का सिरा ए जो है वह सिरे बी के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर हो जाएगा। और अपने को पता है कि पीएन संधि डायोड का पी अर्धचालक जब ए के ऋणात्मक सिरे के संपर्क में होता है तो पश्चवास में होता है और पश्चवास में क्या होता है, आउटपुट के रूप में हमको कोई भी धारा प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इनपुट के धनात्मक अर्ध चक्र में आउटपुट में अपने को वोल्टेज प्राप्त हो रहा है डीसी के फॉर्म में और इनपुट के ऋणात्मक अर्ध चक्र में अपने को आउटपुट में कोई भी धारा प्राप्त नहीं होती है। अर्थात इनपुट के आधे चक्र में आउटपुट में धारा या वोल्टेज प्राप्त होती है और आधे चक्र में धारा या वोल्टेज प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि आधे तरंग में वोल्टेज डीसी वोल्टेज प्राप्त होते हैं, आधे चक्र में डीसी वोल्टेज प्राप्त नहीं होता। इस कारण से ये जो पूरा डिवाइस है उसको अर्ध तरंग दिष्टकारी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हमको क्या है, एक ही दिशा में धारा प्राप्त हो रही है, अतः आउटपुट जो है वो क्या होता है, डीसी वोल्टेज प्राप्त होता है। आधे चक्र में जो इसकी एनर्जी हम लोग दे रहे हैं इनपुट पूरा का पूरा, लेकिन आउटपुट अपने को पूरा का पूरा डीसी के फॉर्म में प्राप्त नहीं हो रहा है, आधा ही प्राप्त हो रहा है। अतः इसकी दक्षता जो है बहुत ही कम हो जाती है, 50% से भी कम। अर्थात एक नंबर का अलग से पूछ सकते हैं इसकी दक्षता। तो डियर स्टूडेंट, इसकी जो दक्षता होता है अर्थात इफिशियंसी होता है वो होता है ओनली 40%। यानी इनपुट हम लोग दे रहे हैं 100%, लेकिन आउटपुट के रूप में अपने को केवल 40% ही प्राप्त होता है, 60% जो है वह लॉस हो जाता है। तो एक नंबर का दक्षता पूछेगा इफिशियंसी तो 40% लिखना है। एक नंबर का इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के मध्य ग्राफ तो इस प्रकार से शो करना है। कार्यविधि हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट एक नंबर का, और उसके बाद दिष्टकारी एक नंबर का पूछेगा, या फिर दिष्टकारी जो रहता है चाहे वो अर्ध तरंग दिष्टकारी हो चाहे पूर्ण तरंग दिष्टकारी हो, यह किस सिद्धांत पे काम करता है तो इसको भी बता दिया गया है कि यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंतर्गत अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पे काम करता है। तो इतना आप लोग लिख सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 12 फिजिक्स के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग किस प्रकार से किया जाता है ये हम लोग देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से फिजिक्स के और भी नॉलेज के लिए मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको नया वीडियो जैसे ही मिलता जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से एग्जाम के होते तक और भी नए नए क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आता रहूंगा आपके पास।
तो डियर स्टूडेंट, आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पे बने रहिए। थैंक यू।